आज़ादी के बाद इस देश के सबसे बड़े आंदोलन जेपी आंदोलन से एक नेताओं की बहुत बड़ी फौज निकली। बिहार की राजनीति में जो 2 सबसे बड़े चेहरे थे, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, ये भी जेपी आंदोलन की देन थे और 1990 से लेकर 2025 तक लगभग 35 सालों तक बिहार की राजनीति में किसी 2 चेहरों का अगर सबसे बड़ा दबदबा था, तो वो नीतीश कुमार, सुशासन बाबू और लालू प्रसाद यादव जिनको जंगल राज के नाम से भी संज्ञा दी जाती है, ये दोनों का था। वहीं सुशासन बाबू, नीतीश कुमार अब 20 सालों के मुख्यमंत्री पद के बाद दिल्ली आते हैं आज और आज वो राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। शपथ लेने के बाद उन्होंने क्या कुछ बोला पत्रकारों से, वो आपको पहले सुनवाते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे नीतीश के पूरे राजनीतिक जीवन के इस उतार और चढ़ाव पर। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। that box. बात तो 10 है ही है। Congratulations. And it is very good to be back in Rajya Sabha and in the parliament. We both are again together. अरे 3 गो है आप। देखिए, देख लिए हम सब आपको प्रणाम कर रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं। अब पहले तो हम यही ना थे। तो अब नए में चले गए हैं। नीतीश जी क्या कहेंगे, आज शपथ लिया है। नीतीश कुमार का जब नाम आता है तो नीतीश कुमार हमेशा ये देखा जाता है कि नीतीश की राजनीति और लालू की राजनीति बिहार की राजनीति को किस तरीके से परिभाषित करती है। जब लालू यादव की हम बात करते हैं 1990 में जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने, उससे लेकर 1997 तक जब वो चारा घोटाला के अंदर जेल जाते हैं, उसके बाद राबड़ी की सत्ता आती है, लगातार नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा रहते हैं। वही नीतीश कुमार उस लालू की उस जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और वो कहीं न कहीं उस चेहरे के रूप में दिखाई देते हैं जो नीतीश को परिभाषित करता है सुशासन बाबू के नाम पे। जब 2005 में सत्ता उनके हाथ में आती है, जब वो बागडोर संभालते हैं, उसके बाद से बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करती है और वो दौर होता है सुशासन का। सुशासन किस मामलों में? सुशासन उस मामलों में कि जो बिहार पहले गुंडा अपहरण का एक गढ़ रहता था, वहाँ पर धीरे-धीरे लॉ एंड ऑर्डर की बात होने लगती है, शिक्षा की बात होने लगती है, वहाँ पलायन रोकने की बात होने लगती है और इस सब के केंद्र में रहते हैं नीतीश कुमार, जो कि बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन से मुख्यमंत्री बनते हैं। इसको समझना इसलिए बड़ी ज़रूरी बात है कि जनता दल की टूट
से ही जनता दल जब टूटा और उसी से निकले नीतीश कुमार, उसी से निकले लालू और उसी से निकले चंद्रशेखर, तमाम वो बड़े नेता निकले जो बिहार और देश की राजनीति में एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में रहे और उसके बाद उन्होंने राजनीतिक तौर पर भी बहुत बड़ा छाप छोड़ा। जब नीतीश बिहार में गए और वहाँ की राजनीति को बदलने की वो बात करते थे, तब कहीं न कहीं लालू लालू का इतना दबदबा था कि बार-बार नीतीश चोट खा जाते थे, सत्ता से दूर रह जाते थे। कभी-कभी तो ऐसा आया कि उन्होंने शपथ भी ली और उसके बाद भी वो सरकार नहीं चला पाए। लेकिन जब पहली बार उनको एक बड़े भाई के रूप में बीजेपी ने साथ दिया और बड़े भाई के रूप में जेडीयू सत्ता में आई, तो नीतीश को कम सीटों के बावजूद भी बीजेपी ने वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया और वहाँ मुख्यमंत्री बनाने के बाद जो सुशासन की एक बात चलने लगी, उस सुशासन का एक दौर था जो 2010 के एक प्रचंड बहुमत के रूप में फिर से आती है। नीतीश फिर मुख्यमंत्री बनते हैं और इस तरीके से करते हुए 2015 में यानी 2013 जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की दावेदारी आती है, एक खटास आता है बीजेपी और जेडीयू के बीच में। वहाँ पर जेडीयू आरजेडी के साथ चली जाती है और वहाँ एक गठबंधन बनाती है, चुनाव लड़ती है, फिर नीतीश सीएम बनते हैं और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद फिर से उनके बीच दूरियां आ जाती हैं। वो फिर वहाँ से लौटते हैं और फिर बीजेपी के साथ आकर फिर सरकार बनाते हैं। इस तरीके से लगभग 20 सालों तक यानी 19 साल 263 दिन के करीब वो मुख्यमंत्री पद के रूप में बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम बन जाते हैं जो जिसकी पहचान बिहार के उस नेता के रूप में होती है जिस बिहार को पिछड़ा, जिस बिहार को क्राइम की कैपिटल के रूप में जाना जाता था, उस बिहार को वो धीरे-धीरे ही सही उस ट्रैक पे ले जाते हैं जहाँ विकास की बात होने लगती है, लड़कियों की शिक्षा की बात होने लगती है। उनको लोकल बॉडी इलेक्शन में नीतीश कुमार आरक्षण देते हैं और उसके बाद वहाँ पर आत्म बल उनके महिलाओं के अंदर विकसित करने का काम करते हैं, साइकिल देते हैं, उनको छात्रवृत्ति देते हैं और इस तरीके से नीतीश एक ऐसे चेहरे के रूप में सामने आते हैं जो वहाँ के अति दलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम, सवर्ण सभी के चहेते बनते हैं और नीतीश को ये सभी लोग अपना नेता मानते हैं और इसलिए नीतीश धीरे-धीरे पूरे बिहार के ही और भारत में भी एक सर्वमान्य नेता के रूप में बढ़ते हैं जिनको जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बनता है तो उसके कह सकते हैं कि एक तरीके से सूत्रधार नीतीश कुमार को बनाया जाता है और एक चेहरे के रूप में नीतीश कुमार को लाया जाता है। वो गठबंधन में बहुत ज़्यादा दिन तक तो नहीं रहते हैं, लेकिन ये माना जाता था कि अगर गठबंधन इंडिया ब्लॉक की आती है सत्ता में केंद्र में तो वो प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में देखे जाते थे, प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में देखे जाते थे। फिर क्या हुआ कि अचानक नीतीश कुमार शांत हो गए, अचानक नीतीश कुमार फिर से अपने आप को सीमित कर लिए बिहार की राजनीति में और एक बहुत बड़ी जीत जो बिहार की राजनीति में जेडीयू और बीजेपी को मिली है और जिसमें प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी नीतीश की हुई है। उसके बाद अचानक इस्तीफा की बात आती है, राज्यसभा जाने की बात आती है और ये कहा जाता है कि नीतीश का एक ट्वीट आता है, उस ट्वीट में साफ तौर पर ये लिखा होता है कि मैं भारत की राजनीति में या भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो 4 जगह पर है यानी विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा। मैं 3 का सदस्य रह चुका हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं चौथे सदन का भी सदस्य रहूँ और इसलिए मैं अब राज्यसभा आना चाहता हूँ। ये इतना बड़ा झटका था जो बिहार की जनता को भी समझ में नहीं आता है कि जो व्यक्ति को हम लोगों इतने भारी बहुमत से जिताकर मुख्यमंत्री पद पे बैठा है, वो अचानक इस्तीफा क्यों दे रहा है और क्यों वो दिल्ली जाने की बात कर रहा है, राज्यसभा जाने की बात कर रहा है। तो इसके पीछे की जो पटकथा थी, जो इसकी स्क्रिप्ट थी, वो बहुत पहले लिख गई थी और इस स्क्रिप्ट को लिखने में कई लोगों का रोल था, चाहे वो अमित शाह की बात करें, बीजेपी के और नेताओं की बात करें क्योंकि बीजेपी लगातार वहाँ ज़्यादा सीटें जीतने के बाद भी छोटे भाई की भूमिका में रहती चली आई थी और उसकी इच्छा थी कि वो कब बड़े भाई की भूमिका में वहाँ पर आए या बराबर की भूमिका में आए और उसको उस मौके का इंतज़ार था।
वो जानती थी कि अगर चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लेकर कोई सवाल खड़ा किया जाता है या उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाता है, तो ये जो जीत इतनी बड़ी दिखाई दे रही थी, शायद वो इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती एनडीए गठबंधन को। तो इस बात का इंतजार एनडीए कर रहा था, और जिस तरीके से लगातार कई मंचों पर नीतीश कुमार के हाव-भाव, उनकी बातचीत, या कह सकते हैं कि उनको ये माना जा रहा था कि उनके अंदर जो पार्किंसन डिजीज़ है, उसका डेवलपमेंट हो रहा था। वो भी एक मुख्यमंत्री के रूप में उनको उनकी कार्य करने की क्षमताओं को लेकर एक सवाल खड़ा कर रहा था। तमाम सवाल थे जिसका जवाब लोग ढूँढना चाहते थे, जिसका जवाब धीरे-धीरे ही सही लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद मिला, और अब नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, और अब दिल्ली की राजनीति में उनकी क्या भूमिका होगी। इससे पहले भी वो दिल्ली की राजनीति में रह चुके हैं, 6 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, केंद्र में रेल मंत्री रह चुके हैं, और नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तब उनको लेकर एक बहुत अच्छी बात थी कि वो एक ऐसे रेल मंत्री थे जिनको रेलवे लगातार याद करता है, या जनता उनको एक अच्छे रेल मंत्री के रूप में देखती थी, जिन्होंने एक एक्सीडेंट होने के बाद रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो एक तरीके की नज़ीर उन्होंने केंद्र में रहते हुए भी पेश किया था। बिहार की राजनीति में चाहे कितने भी सवाल खड़े किए जाए, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि नीतीश के ऊपर कोई दाग नहीं है। नीतीश उसी तरीके से 20 सालों के बाद भी बेदाग हैं, जिस तरीके से कोई नेता शुरुआत के दौर में अपने आप को बेदाग बताता है। तो ये उनकी एक पूँजी है, जिस पूँजी के बल पर जेडीयू थी। क्या जेडीयू का भविष्य अब बीजेपी का भविष्य होगा? बीजेपी अब वहाँ पर अपना मुख्यमंत्री इतने लंबे समय के बाद, इतने लंबे इंतज़ार के बाद बनाएगी, और जेडीयू वहाँ पर चाहेगी कि उसके पास कुछ इस तरीके के कंट्रोल रहें, जिससे कि वो अपनी भूमिका या अपनी अपनी राजनीतिक हैसियत को बरकरार रखे। खासतौर पे जो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी है, उसको लेकर, डिप्टी सीएम की कुर्सी है, उसको लेकर ये तमाम सवाल चल रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी चाहती थी, आज तक के संघर्ष के बाद बीजेपी की जो इच्छा थी कि उसका मुख्यमंत्री हो बिहार में, वो सपना अब साकार होने जा रहा है। नीतीश दिल्ली में रहकर बिहार की राजनीति को कैसे देखेंगे, वहाँ की राजनीति में इनकी किस तरीके की भूमिका होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली में बैठकर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को चला पाएँगे, और सबसे बड़ी बात कि जो उनके विरासत को आगे ले जाने वाले उनके लड़के हैं, उनको किस तरीके से वो यहाँ से कह सकते हैं कि अपनी जो गुरु दक्षिणा है या गुरु ज्ञान है, उसको दे पाएँगे, क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरीके से निशांत कुमार को लाया गया और प्रोजेक्ट किया गया है कि वहाँ पर उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए एक चेहरे के रूप में, और एक अपरिपक्व नेता हैं निशांत कुमार। अभी तक राजनीति में वो उनकी शुरुआत हुई है और कोई भी अनुभव नहीं है उनके पास, तो किस तरीके से वो अनुभवी नेताओं को हैंडल करेंगे जो जेडीयू के हैं, और क्या वो वाक़ई में वो नीतीश की विरासत को आगे ले जा पाएँगे? ये बड़े सवाल हैं, जो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे, या फिर बीजेपी वहाँ पर भी अपने आप को एलोन लेके चलेगी, अकेली पार्टी बनाएगी जो सत्ता में रहेगी आने वाले समय में। और जेडीयू जिस तरीके से आपने महाराष्ट्र की राजनीति में देखा था कि शिवसेना पहले बड़े भाई की भूमिका में थी, और धीरे-धीरे अब बीजेपी वहाँ बड़े भाई की भूमिका में आकर शासन कर रही है। उसी तरीके से बिहार में भी अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होगी, और सहयोगी दल की भूमिका में जेडीयू रहेगी। उस सहयोग को लेकर नीतीश कुमार कैसे आगे, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति में जो सबसे बड़ी पूँजी रही है, वो उनका सभी में लोकप्रिय होना, यानी जनता के बीच, चाहे वो कोई भी जाति हो, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो, चाहे वो हिंदू वर्ग हो, या अगड़ी जाति हो या पिछड़ी जाति हो, वो सभी जातियों में लोकप्रिय रहे। उनकी लोकप्रियता का ही कारण है कि उनको कम सीटें होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री हमेशा बनाया गया, चाहे सरकार का जेडीयू का गठबंधन बीजेपी से रहा हो या आरजेडी से रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री हमेशा नीतीश कुमार रहे। तो ये उनकी पूँजी रही है, इस पूँजी को लेके वो दिल्ली आ रहे हैं। क्या दिल्ली में उनकी भूमिका होगी? क्या दिल्ली में जिस तरीके से बात किया जा रहा है कि आज वो राज्यसभा के सदस्य बने हैं, इसके बाद वो क्या केंद्र में मंत्री बनेंगे, या फिर उनको
राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की भूमिका देकर जो बीजेपी है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो उनको संतुष्ट करेगी। ये कई सवाल है, बीजेपी इस सवालों को अच्छी तरीके से जानती है, जिस तरीके के सवाल है उसको किस तरीके से हल करना है, क्योंकि अभी राजनीति के चाणक्य अमित शाह को पता है कि किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार को हम अलग नहीं कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार से हम अलग नहीं दिख सकते हैं, और उनको इसीलिए नीतीश को ये सम्मान देना पड़ रहा है, और वो चाहते हैं कि नीतीश की विदाई बहुत ही ससम्मान हो। तो क्या क्या दिल्ली की राजनीति में आने के बाद नीतीश कुमार उस तरीके का छाप छोड़ पाएंगे जो वो बिहार की राजनीति में अब तक छोड़ते आए, या फिर वो दिल्ली की राजनीति में धीरे धीरे साइड लाइन हो जाएंगे, किनारे हो जाएंगे, और एक जो राजनीतिक संन्यास है वो यहाँ से नीतीश कुमार का शुरू होगा। इसलिए राजनीतिक संन्यास कहा जा रहा है क्योंकि वो केंद्र में मंत्री पहले भी रह चुके हैं, बड़े पदों को संभाल चुके हैं, तो उनके लिए केंद्र में किस तरीके की भूमिका देखी जा रही है, क्योंकि अगर हम माने तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जैसे जो पद है वो बीजेपी के पास है, वित्त मंत्री जैसे पद बीजेपी के पास है, तो वो कौन से पद पर उनको आगे ले जाएगी, कौन सी भूमिका में नीतीश कुमार आगे जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जेडीयू किस तरीके से एकजुट रहेगी, चाहे वो बिहार में कहें या फिर दिल्ली में कहें, क्योंकि बार बार ऐसा सुनने में आता है कि जेडीयू के अंदर खींचतान बढ़ सकती है इसके बाद से। तो ये भी सब सवाल है जो भविष्य के गर्त में भले हैं, लेकिन उन सवालों को लेकर हमेशा चर्चाएं हो रही हैं, हमेशा चर्चाएं होती भी रहेंगी, और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक कैरियर है इतना लंबा, वो इन सवालों के से अपने उस राजनीतिक कैरियर के अनुभव से किस तरीके से डील करते हैं, और किस तरीके से वो इस दिल्ली की राजनीति में अपना वही मुकाम हासिल करते हैं जो मुकाम वो बिहार की राजनीति में हासिल किए एक मुख्यमंत्री के रूप में।